देखिए, आवश्यक वस्तु अधिनियम देख रहे थे। आवश्यक वस्तु अधिनियम में जो है हम देखेंगे आज धारा 7 शास्तियां। आवश्यक वस्तु अधिनियम में धारा 7, ठीक। धारा 7 में जो है शास्तियां दी गई। इसमें केवल एक ही दो पॉइंट है। पहला ये कहता है कि धारा 3 की उपधारा 2 के खंड, धारा 3 की उपधारा, ठीक है, धारा 3 की उपधारा 2 के खंड कौन कौन से हैं? खंड हैं जा, एवं खंड झा। के उल्लंघन करने पर ठीक है, अगर कोई व्यक्ति जो है उपधारा जो 3 है, सॉरी धारा 3 है, धारा 3 की उपधारा 2 के खंड जा और झा के अधीन अगर कोई अपराध करता है तो उसे कितने दंड से जो है दंडित किया जा सकता है? तो पहले इसमें दंड लिख लेते हैं, फिर देखेंगे। 1 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा। कितना दंड होगा उसे? 1 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पहला दंड कि किस धारा के लिए दंड है? धारा 3 के लिए दंड है। और धारा 3 में भी कौन सा, किसके लिए दंड है? उपधारा 2 का खंड जा और झा का। उपधारा दो का जो है जा और झा के अधीन अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो ऐसा व्यक्ति जो है 1 वर्ष तक के कारावास से और जुर्माने से जो है दंडित किया जाएगा। 1 मिनट, थोड़ा सा इसको स्पष्ट करें अभी कि आपका जो है, क्योंकि इसमें काफी सारे जो है दे रखे थे दंड। 1 मिनट, तो इसमें आपको थोड़ा सा नॉलेज के लिए ध्यान रखना है कि भाई उपधारा जो है 2 का जा और झा में जो है क्या दे रखा है। देखिए, जा में दे रखा है पूर्वोक्त बातों में से किसी का विनिमय या प्रतिष्ठित करने की दृष्टि से किसी जानकारी या आंकड़ों का संग्रहण करना, मतलब आंकड़ों से संबंधित अपराध है। जो आंकड़े वगैरह मांगे जाते हैं वो नहीं देता, उसके लिए। अगला है झा में, कहता है किसी आवश्यक वस्तु के उत्पादन, प्रदाय, वितरण अथवा उसके व्यापार और वाणिज्य में लगे व्यक्तियों से यह अपेक्षा करना कि वो अपने कारोबार के संबंध में पुस्तकें रखें। तो कुल मिला के लेखा रखने से संबंधित है। दस्तावेज और लेखा अगर रखने में असफल रहता है, आवश्यक वस्तु से संबंधित पुस्तक में लिख लीजिए, शॉर्ट में अगर लिखना हो, दस्तावेजों से संबंधित है। ये याद रखने के लिए कि भाई है क्या जा और झा में, दोनों में दस्तावेज ही समझ लीजिए मोटे तौर पे याद रखने के लिए कि ये वो अपराध है कि जो आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अगर कोई व्यक्ति जो लेखा रखने में असफल रहता है तो ऐसे व्यक्ति को जो है 1 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से जो है दंडित किया जा सकता है। अन्य अपराधों में, किसी अन्य दशा में, दूसरा पॉइंट है इसमें। ये तो वो हो गए जो दस्तावेज रखने में असफल रहता है कोई व्यक्ति, जानकारी देने में असफल रहता है। दस्तावेज और जानकारी दोनों आ जाएगा, ठीक है। तो दस्तावेज और जानकारी देने में असफल रहता है तो ऐसे व्यक्ति के लिए अन्य दशाओं में कितने दंड से दंडित किया जाएगा? किसी अन्य दशा में, किसी अन्य दशा में, अन्य दशा से मतलब है कौन? धारा 3 के ही अपराध है। धारा 3 के उल्लंघन में,
धारा 3 के उल्लंघन में, ये मान लीजिए कि ये पूरी धारा 3 के लिए है, जितनी धारा, ये दो क्लॉजों को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो धारा 3 है उसके लिए ये वाला दंड है। ठीक है, तो धारा 3 का मेन दंड ये, बाकी तो ये दस्तावेज वाला दंड है। ठीक, तो बाकी दंड के लिए अन्य धारा जो धारा 3 है, पूरी धारा मान लो धारा 3 जा और झा को छोड़ के बाकी पूरी धारा है, उसके लिए कितना दंड होगा अगर कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है, तो 3 माह से 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। कितना है? 3 माह से 7 वर्ष तक का कारावास एवं जुर्माने से दंडित किया जाएगा। दंडनीय होगा, सॉरी, दंडनीय होगा। ठीक है, इसमें 2 प्रकार के दंड है। प्रथम दोष सिद्धि है ये, अगर पहली बार अपराध किया है और अगर वही अपराध अगर दोबारा करता है ऐसा व्यक्ति, मतलब पहली बार 3 माह से 7 वर्ष तक की सजा काट चुका है और फिर दोबारा करता है या इसके बाद फिर करता है, पश्चातवर्ती करता है, तो ऐसी दशा में उस व्यक्ति को जो है दोबारा करने पर कितने दंड से दंडित किया जाएगा? 6 माह से 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने। तो दंड सेम रहेगा, बस यहाँ 6 माह आ जाएगा, न्यूनतम दंड बढ़ जाएगा। तो 6 माह से कितना? 7 वर्ष तक का कारावास एवं जुर्माने से दंडनीय होगा। ठीक है, बस इतना सा है, मतलब अंतर केवल इतना है, न्यूनतम दंड बढ़ जाएगा। द्वितीय बार करेगा तो जो न्यूनतम दंड की सजा थी ना 3 माह, वो बढ़ जाएगी बस, और ज्यादा इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। इसके बाद जो है आपकी धारा 7A है। 7A कहती केंद्र सरकार को कुछ रकमों को भू राजस्व की बकाया के रूप में वसूल करने की शक्ति। धारा 7A ये क्या कहता है? केंद्र सरकार को या केंद्रीय सरकार को कुछ रकमों को क्या कर सकती है? भू राजस्व की बकाया के रूप में, भू राजस्व की बकाया के रूप में बकाया के रूप में भू राजस्व की बकाया के रूप में वसूल करने की शक्ति। केंद्र सरकार जो है कुछ रकमों को कैसे वसूल कर सकती है? भू राजस्व की बकाया के रूप में जो है उन रकमों को क्या कर सकती है? वसूल कर सकती है। इसमें आपको एक ही पॉइंट याद रखना है कि व्यतिक्रम से वसूल किए जाने की तारीख से 15% की ब्याज दर से भू राजस्व की तरह वसूल कर सकती, कुछ रकमों को वसूल कर सकती। कुछ रकमों को अगर केंद्र सरकार को लगता है कि भू राजस्व की बकाया के रूप में वसूल किया जाना चाहिए, तो ऐसी रकमों को वो जो है, 1 मिनट, भू राजस्व की बकाया के रूप में क्या कर सकती है? वसूल कर सकती है। तो कौन कौन सी रकम है? इसमें वही लिखा है, धारा 3 के अधीन किए गए किसी आदेश के अनुसरण में किसी रकम का संदाय करने के लिए या किसी रकम को किसी खाते में जमा करने के लिए, वो सारी वही बातें हैं। तो ऐसी रकमों में से कुछ रकमें ऐसी हो सकती जिनको केंद्र सरकार चाहे तो भू राजस्व की बकाया के रूप में वसूल कर सकती। तो इसमें याद रखने वाला केवल एक ही पॉइंट है
वो कहता है व्यतिक्रम से वसूल किए जाने की तारीख से, व्यतिक्रम से वसूल किए जाने की तारीख से ये मान लीजिए कि वो जो व्यतिक्रम करता है ना, जब जैसे मान लीजिए जुर्माना लगाया किसी व्यक्ति, वो जमा नहीं करता तो कैसे वसूल करेगी, भू राजस्व की तरह से उस रकम को वसूल कर सकती है। ठीक है, तो व्यति इसीलिए लिखा है व्यतिक्रम करने की, व्यतिक्रम किए जाने की तारीख से। ठीक है, व्यतिक्रम किए जाने की तारीख से 15% की ब्याज दर से, कितना ये याद रखना है आपको, 15% की ब्याज दर से क्या करेगी, भू राजस्व की तरह वसूल कर सकेगी, की रकम, या भू राजस्व की रकम ही लिख लीजिए, रकम की तरह वसूल कर सकेगी। ये तो आप वैसे भी जानते हो कि अगर कोई व्यक्ति जुर्माना नहीं जमा करता है तो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो उस रकम को जो है कैसे वसूल कर सकती है, जैसे कि वो भू राजस्व हो। तो ये कह रहा है कि अगर आप डिले करते हो बकाया को तो उसमें 15% जो है ब्याज लगा करके उस रकम को जो है केंद्र सरकार क्या कर सकती है, वसूल कर सकती है। ये आपको याद रखना है। अगर आप जुर्माना देने में डिले करोगे तो केंद्र सरकार क्या करेगी, उसमें 15% ब्याज लगाकर, आपको याद रखने वाली बात है 15% ब्याज, ये कि सरकार उस ऐसी रकम पर कितना ब्याज लगाएगी, तो 15% उस पर जो है ब्याज केंद्र सरकार द्वारा जो है उस पर लगाया जा सकता है। ये आपको याद रखना है, केंद्र सरकार द्वारा 15% का ब्याज लगा करके वो रकम को क्या किया जा सकता है, वसूल किया जा सकता है। अब देखेंगे आगे। देखिए अभी डेट का बड़ा वो चल रहा है इशू कि भाई डेट बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही, डेट के बारे में तो वो कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, तो अभी आप अपनी 18 ही मान के चलो, 14 तारीख को आपको क्लियर हो जाएगा शाम तक, 14-15 को। ठीक है, उस टाइम तक तो आप कम से कम जो तारीख है वही मान के चले, कुछ नहीं कह सकते पीएससी का। ठीक है, अगर और ना कोर्ट का कह सकते, कोर्ट पे डिपेंड करता है सारा चीज। कई बार होता है कि रिटर्न लगी रह जाती है, मान लो कोर्ट ने नकार दिया, कुछ डिसीजन नहीं लिया, तो फिर कुछ नहीं होने वाला, पेपर हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये, और फिर कोर्ट पर डिपेंड करता है, मान लीजिए तारीख बढ़ती है या दूसरी पार्टी को टाइम मिलता है, तो बहुत सारी वजह होती हैं। तो अभी फिलहाल के 14 तारीख 15 तारीख तक तो आप यही मान के चलो कि, और बाकी 14-15 तारीख को आपका क्लियर ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो दूसरों की अफवाह में नहीं रहना है कि भाई कि बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही। फिलहाल तो वही स्थिति जो है कि आप 18 ही मान के उसको चलें, क्योंकि कुछ नहीं कह सकते। आप पता पड़ा डेट बढ़ने के इंतजार में बैठे हैं, पता पड़ा एग्जाम हो गया है ना, तो सारा रिवीजन करना शुरू कर दीजिए, जीएस वगैरह जो भी है आपका वो सारी चीजें आप पढ़िए साथ में, और ये जो आपका ये हो गया है इसको भी पढ़िए। अब देखिए सेक्शन 8, सेक्शन 8 कहता है प्रयत्न और दुष्प्रेरण। हाँ, सिलेबस की जरूर एक बात इतने हैं कि सिलेबस नहीं चेंज होने वाला। अब आप कहो कि पुराना आ जाएगा, नहीं आएगा, यही रहेगा जो हो गया है ना 32, यही रहेंगे। इसमें ज्यादा कोई चेंज नहीं होगा, इसमें कोई चेंज ही नहीं होगा, आप मान के चलो ये 32 है, 32 ही रहेंगे। कई लोग जो सोचे कि नहीं पुराना पुराना नहीं होगा, अगर पुराना होता है तो फिर टाइम देना पड़ेगा बच्चों को, तो वो होने वाला नहीं है। ठीक है, जो है वही है, जो मतलब हट गए वो हट गए, और जो नए जुड़े हैं सो जुड़ गए। तो सिलेबस यही रहेगा, सिलेबस में कोई चेंज नहीं होने वाला, ना जीके हटने वाला है। ठीक है, ना जीके हटने वाला है और ना ये हटने वाले, ये यही सिलेबस आपका यही रहेगा। प्रयत्न और दुष्प्रेरण। ठीक है,
इसमें लिखना है कि धारा 3 के आदेश का उल्लंघन करना, आदेश के उल्लंघन का प्रयत्न करना या दुष्प्रेरण करना समझा जाएगा। ये कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति धारा 3 का उल्लंघन करता है तो उसके आदेश का उल्लंघन करना, उल्लंघन को जो है प्रयत्न और दुष्प्रेरण समझा जाएगा। अगर कोई व्यक्ति धारा 3 में क्या निकाला था, यही आवश्यक वस्तु की घोषणा की थी, और कोई व्यक्ति अगर उसका उल्लंघन करेगा तो ये माना जाएगा कि वो उसका प्रयत्न करता है या दुष्प्रेरण करता है, ये कह रहा है। तो धारा 3 के आदेश का उल्लंघन करना, आदेश का उल्लंघन करना, ठीक है। आदेश के उल्लंघन करना, कोमा लगाएंगे, आदेश के उल्लंघन का आदेश के उल्लंघन का क्या माना जाएगा, प्रयत्न करना या दुष्प्रेरण करना समझा जाएगा। ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति धारा 3 का उल्लंघन करता है तो यही माना जाएगा कि उसने ऐसे आदेश का उल्लंघन का प्रयत्न किया है या फिर दुष्प्रेरण किया है, जैसी भी स्थिति हो, प्रयत्न और दुष्प्रेरण ही समझा जाएगा। अब इसमें प्रयत्न दुष्प्रेरण है नहीं, तो धारा 3 के उल्लंघन को ही जो है, धारा 3 के उल्लंघन को ही जो है प्रयत्न और दुष्प्रेरण जो है समझ लिया जाएगा। अब देखिए सेक्शन आगे क्या है, 9। 9 कहता है मिथ्या कथन, मिथ्या मिथ्या कथन मतलब झूठे कथन करना, गलत बात बोलना, ठीक है। तो मिथ्या कथन है झूठे कथन। तो याद रखें, इस अधिनियम के तहत अगर कोई व्यक्ति झूठे कथन करता है या झूठी बातें कहता है तो ऐसे व्यक्ति को इसमें सजा का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम के तहत जब कोई उससे जानकारी मांगी जाती है, झूठे कथन करता है, झूठी बातें कहता है, तो ऐसे व्यक्तियों से जो है सजा का प्रावधान किया गया। 5 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। ऐसे व्यक्ति को कितना, 5 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। दंड दंडनीय होगा, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति झूठे कथन करता है, कोई जानकारी मांगेगी, गलत जानकारी देता है, गलत कथन करता है, तो ऐसे व्यक्ति को जो है 5 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है, ठीक है। 10 है कंपनियों द्वारा अपराध। 10 में क्या है, कंपनियों द्वारा अपराध। ठीक है, कंपनियों द्वारा अपराध जो है 10 में बताए गए। तो प्रत्येक व्यक्ति जिम्मेदार होगा जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता। ये तो आप जानते हैं, कंपनी का प्रत्येक व्यक्ति जिम्मेदार होता है, चाहे वो प्रबंधक हो, मैनेजर हो, सब तो एक केवल एक ही लाइन लिख लेंगे, लिखना चाहे तो लिख लें, नहीं तो नहीं, सभी जानते हैं इसमें। तो प्रत्येक व्यक्ति जिम्मेदार होगा
व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति से मतलब है कंपनी का प्रत्येक व्यक्ति, जो भी भागीदार है कर कंपनी में काम करने वाला व्यक्ति हो, प्रत्येक व्यक्ति जिम्मेदार होगा जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित नहीं कर देता। तत्प्रतिकूल साबित कर देता का मतलब यही होता है कि भाई वो कह सकता है कि भाई मेरी जानकारी में नहीं था, मैंने जानबूझ के नहीं किया, या मुझे पता ही नहीं था, मतलब अपनी तरफ से बचाव दे देता तो बचेगा, अन्यथा नहीं बचेगा। ठीक। 10A में अपराधों का संज्ञेय होना। 10A क्या कहता है? अपराधों का संज्ञेय होना। ठीक है, तो इसमें तो कुछ लिखने की जरूरत है ही नहीं, अपराधों का संज्ञेय होना तो केवल हेडिंग से काम चलेगा। ये धारा कहती है कि इस अधिनियम के तहत जितने भी अपराध होंगे संज्ञेय होंगे। संज्ञेय का मतलब यही होता है कि पुलिस बगैर वारंट की गिरफ्तार कर सकती है। ठीक है, तो उसमें लिखने की आवश्यकता है नहीं। इसके बाद इसमें 10B और है, और इसके बाद 10C है। 10 जो है बी, 10B कहता है न्यायालय की अधिनियम के अधीन सिद्ध दोष कंपनियों के नाम, कारोबार के स्थान आदि प्रकाशित करने की शक्ति। न्यायालय की शक्ति है इसमें। न्यायालय की अधिनियम के अधीन, अधिनियम के मतलब इस अधिनियम के अधीन, अधिनियम के अधीन सिद्ध दोष, सिद्ध दोष मतलब जिनको सजा हो गई इस अधिनियम के तहत, कोई पनिशमेंट मिला है, कोई दंड मिला है, सिद्ध दोष कंपनियों, कंपनियों के नाम, नाम हो जाएंगे। इसके अलावा कारोबार के स्थान, कारोबार के स्थान आदि प्रकाशित करने की शक्ति। ठीक है, ये कह रहा है कि इस अधिनियम के तहत अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो न्यायालय जो है ऐसे व्यक्तियों के नाम, कारोबार के पते आदि के बारे में जो है जानकारी जो है प्रकाशित कर सकता है कि भाई फलाना व्यक्ति था, उसने इस अधिनियम के तहत जो है कोई अपराध किया है। ठीक है, तो इसमें कब किया जाएगा? सिद्ध दोष ठहराए जाने पर, यदि न्यायालय आवश्यक समझता है। एक पॉइंट लिख लीजिए बस, लिखना चाहें तो, सिद्ध दोष ठहराए जाने पर, जाने पर यदि न्यायालय आवश्यक समझे, ये न्यायालय का विवेक अधिकार है, जरूरी नहीं कि हर मामले में करेगा। न्यायालय को अगर आवश्यक लगता है, ठीक लगता है, तो न्यायालय प्रकाशित कर सकता है, अन्यथा नहीं। जरूरी नहीं कि न्यायालय प्रकाशित करेगा, और वो भी कब करेगा? जब आदमी को इस अधिनियम के तहत सजा होगी, कंपनी को, व्यक्तियों से मिलकर कंपनी बनती, तो जो कंपनी को अगर सजा होती तो उस कंपनी या कारोबार, कंपनी जो है, कंपनी का नाम, कारोबार का स्थान,
ये सब जो है प्रकाशित कराए जा सकते हैं। ठीक है, अखबारों में, पेपरों में जो है प्रकाशित कराए जा सकते हैं कि भाई ये फलानी कंपनी थी, उसने इस तरीके का फर्जीवाड़ा किया है और इस अधिनियम के तहत उसे दोषी पाया गया और इतनी इतनी सजा उसको हुई है। अब ये प्रकाशन क्यों किया जाता है? प्रकाशन इसलिए किया जाता है ताकि उसकी हकीकत कह लीजिए, उसकी सच्चाई कह लीजिए, कंपनी के बारे में जो भी है वो लोगों को पता पड़ सके कि इस प्रकार की फ्रॉड कंपनी है और इस प्रकार की काम करती है। ठीक है, इसलिए उसका नाम वगैरह प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, खाने पीने की कंपनी है, बोले इस प्रकार की मिलावट करी थी, ये करा था, वो करा था, ये सारी चीजें होती तो लोगों को पता पड़ सके, इसलिए जो है नाम वगैरह प्रकाशित इनके कर दिए जाते हैं। उसके बाद 10C, आपराधिक मन स्थिति की उपधारणा। सेक्शन 10 का C ये कहता है आपराधिक मन स्थिति की उपधारणा। मन स्थिति, ये प्रिजम्पशन है, उपधारणा है कि न्यायालय अभियुक्त की आपराधिक मानसिक दशा की उपधारणा करेगा। ठीक है, बस इतना लिखना है, न्यायालय क्या करेगा, सीधा लिख देते हैं, उपधारणा करेगा। करेगा का मतलब ये है कि न्यायालय मान के चलेगा, अगर इस अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो उसकी आपराधिक मानसिक दशा की न्यायालय उपधारणा करेगा। यानी न्यायालय मान के चलेगा कि जो काम आपने किया है वो जानबूझ करके किया है। अब उपधारणा से यही होता है कि सबूत का भार उस व्यक्ति पर चला जाता है जिसके विरोध में उपधारणा की जाती है। तो अगर मान लीजिए आपने उल्लंघन किया है इस अधिनियम का, तो न्यायालय मानेगा कि आपने जानबूझ के किया है। अब आपके ऊपर सबूत का भार है, आपको ये सिद्ध करना होगा कि ये काम जो है हमने जानबूझ करके नहीं किया है। ठीक है, बस इतना ही सा रहता है। इसके बाद आता है सेक्शन 11। सेक्शन 11 क्या कहता है? सेक्शन 11 कहता है अपराधों का संज्ञान। अपराधों का संज्ञान। ठीक है, अपराधों का संज्ञान कैसे लिया जाएगा? तो इसमें एक पॉइंट ही है, अपराधों का संज्ञान न्यायालय द्वारा तभी किया जाएगा जब उसकी रिपोर्ट किसी लोक सेवक, व्यथित व्यक्ति या मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संगम द्वारा की गई हो। तो कहने का मतलब संज्ञान तो न्यायालय करता है, ठीक है, संज्ञान न्यायालय करता है, लेकिन संज्ञान कब करेगा न्यायालय? अपने आप में मामला ग्रहण कर लेगा क्या? तो वही बात इसमें बताई गई। अपराध का संज्ञान न्यायालय तभी करेगा, अपराध का संज्ञान, संज्ञान मतलब एक तरीके से विचारण, संज्ञान न्यायालय तभी करेगा कब करेगा? जब उसकी रिपोर्ट किसी लोक सेवक द्वारा करेगा, जब उसकी रिपोर्ट, ठीक है, जब उसकी रिपोर्ट, रिपोर्ट मतलब एक तरीके से शिकायत कह लो, रिपोर्ट किसके द्वारा की, जब एक एक करके नंबर डाल लीजिए, डालना हो तो रिपोर्ट लोक सेवक। अब नंबर डालने से ये होगा कि जब भी पढ़ोगे जल्दी से नजर चली जाएगी, लोक सेवक इधर ही लिख देते हैं। दूसरा, व्यथित व्यक्ति, जब उसकी रिपोर्ट किसी लोक सेवक, मतलब तो लोक सेवक ले लीजिए, किसी लोक सेवक, व्यथित व्यक्ति, व्यथित व्यक्ति, व्यथित व्यक्ति मतलब जो पीड़ित है, जिसके साथ अपराध हुआ है ना, जिसके साथ धोखा हुआ वो हो गया, तो व्यथित व्यक्ति या मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संगम, मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संगम।
ठीक है, दिख रहा होगा। ठीक, तो मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संगम, इसको बेटा मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संगम। तो ये याद रखें कि मान्यता की न्यायालय जो है संज्ञान तो कर सकता है, लेकिन कब करेगा? लोक सेवक द्वारा अगर कोई रिपोर्ट दी जाए उस मामले की, कोई व्यथित व्यक्ति रिपोर्ट करे, या मान्यता प्राप्त कोई उपभोक्ता संगम जो है उसकी रिपोर्ट करता है, तो ही न्यायालय मामलों का संज्ञान लेगा, अन्यथा वो नहीं लेगा, अपने से हिसाब से नहीं लेगा। ठीक है, अब इसमें पुलिस रिपोर्ट नहीं आती सीआरपीसी के तहत। ठीक है, ये याद रखना। सेक्शन है 12। सेक्शन 12 कहता है जुर्माने के बारे में विशेष उपबंध। जुर्माने के बारे में क्या है? विशेष उपबंध। ठीक है, जुर्माने के बारे में जो है विशेष उपबंध जो दिए गए हैं वो धारा 12 में दिए गए। इसमें 2 पॉइंट हैं कि महानगर मजिस्ट्रेट एवं प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट जो राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत हो वो जुर्माना अधिरूपित कर सकता है। कौन कौन कर सकता है जुर्माना अधिरूपित? महानगर मजिस्ट्रेट, ठीक है, महानगर मजिस्ट्रेट कर सकता है, या एवं प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा। बस इतना ही लिख रहे हैं अपन। ठीक है, समझ में आ जाएगा ये क्या लिखा है। तो महानगर मजिस्ट्रेट एवं प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अगर क्या लगाया जाता है, मतलब जुर्माना लगाया जा सकता है। जुर्माना जो है किसके द्वारा लगाया जा सकता है? महानगर मजिस्ट्रेट एवं प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो यही क्वेश्चन आपको याद रखना है कि भाई जुर्माना इस अधिनियम तो कौन लगा सकता है? महानगर मजिस्ट्रेट एवं प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विशेष जुर्माना। तो ये जुर्माना लगा सकते हैं। कितना इसमें लिखा है? 5,000 रुपए से अनधिक जुर्माना अधिरूपित कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं? 5,000 रुपए से अनधिक जुर्माना अधिरूपित कर सकते हैं। ये लोग कितना जुर्माना लगा सकते हैं? 5,000 रुपए तक का। ठीक है, तो 5,000 रुपए तक का ये लोग जो है जुर्माना लगा सकते हैं। इसके बाद आता है संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति। इसको 12A में जो है संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति दे रखी। इसको थोड़ा मिटाएं क्योंकि इसमें थोड़ा सा लिखना है। अब सेक्शन 12 है। 12 कहता है संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति। सेक्शन आपका 12A ये संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति से संबंधित है। ठीक है, संक्षिप्त विचारण की शक्ति। ठीक है, संक्षिप्त विचारण की शक्ति से संबंधित है आपका धारा 12A। इसमें केंद्र सरकार द्वारा जहां ऐसा किया जाना आवश्यक समझा जाता है वहां मामलों की संक्षिप्त विचारण करने का आदेश दे सकती है। तो किसी मामले को संक्षिप्त विचारण करने का आदेश किसके द्वारा दिया जा सकता है? केंद्र सरकार के द्वारा। और केंद्र सरकार उन मामलों में जिसमें केंद्र सरकार को लगता है कि उस मामले का संक्षिप्त विचारण किया जाना चाहिए उस मामले में। तो इसमें लिखेंगे अपन केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र सरकार
द्वारा। जहां ऐसा किया जाना आवश्यक समझा जाता है, जहां ऐसा किया जाना आवश्यक समझा जाता है। ठीक है, आवश्यक समझा जाता है। मामलों को संक्षिप्त विचारण करने का आदेश दे सकती है। मामलों को संक्षिप्त विचारण करने का आदेश दे सकती है। तो केंद्र सरकार को लगता है कि कोई मामला है, उसका संक्षिप्त विचारण किया जाना चाहिए, उसका तुरंत निराकरण करना चाहिए, ऐसे मामले को जो है केंद्र सरकार आदेश दे सकती है कि इस मामले को तुरंत जो है निपटाया जाए, यानी संक्षिप्त निपटाया जाए। तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है। तो कौन करेगा, ये भी लिख लीजिए। प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट एवं, या कह लीजिए, एवं महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने आदेश दिया कि मामले का संक्षिप्त विचारण किया जाए, तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा जो है मामले का क्या किया जा सकता है, संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है। अब बात आती है संक्षिप्त विचारण हो रहा तो उसमें कितनी सजा हो सकती है, तो ये याद रखना, संक्षिप्त विचारण में 1 वर्ष तक का कारावास दिया जा सकता है। संक्षिप्त है विचारण में 1 वर्ष तक का कारावास दिया जा सकता है। ठीक है, संक्षिप्त विचारण में कितना कारावास दिया जा सकता है, 1 वर्ष तक का। अगला लिखिए, 1 माह तक का कारावास एवं 2,000 रुपए तक से अनधिक जुर्माने का। अगर 1 वर्ष तक का एक माह का कारावास दिया है और 2,000 रुपए से कम का ही मान लीजिए अगर जुर्माना दिया है, तो उसकी अपील नहीं होगी संक्षिप्त विचारण में। इसमें लिख लीजिए 1 माह तक का कारावास। ठीक है, अगर केवल 1 माह तक का कारावास दिया काय में, संक्षिप्त विचारण में, एवं 2,000 रुपए से अनधिक का जुर्माना लगाया। ठीक है, जुर्माना लगाया जाता है, तो ऐसे मामले की अपील नहीं होगी। ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखने। पहला तो याद रखना है कि संक्षिप्त विचारण करने का आदेश किसके द्वारा दिया जाएगा, संक्षिप्त विचारण करने का आदेश जो है केंद्र सरकार के द्वारा जो है दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। संक्षिप्त विचारण करने का आदेश किसके द्वारा दिया जाएगा, केंद्र सरकार के द्वारा। केंद्र सरकार उन मामलों का देगी जिन मामलों में केंद्र सरकार आवश्यक समझती है
उन मामलों का संक्षिप्त विचारण करने का आदेश केंद्र सरकार के द्वारा दिया जा सकता है। संक्षिप्त विचारण जो है मामलों का कौन करेगा, महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट। जैसी भी स्थिति जहां महानगर मजिस्ट्रेट हुआ वहां महानगर मजिस्ट्रेट कर लेगा, और जब महानगर मजिस्ट्रेट नहीं होता वहां फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कर लेगा। तो महानगर मजिस्ट्रेट या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट द्वारा मामलों का संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है। संक्षिप्त विचारण करने में कितनी जो है सजा दी जा सकती है, इसमें अधिकतम सजा 1 वर्ष तक की दी जा सकती है जुर्माने सहित। अगर संक्षिप्त विचारण करने में 1 माह तक का कारावास या 2000 रुपए से अनधिक का जुर्माना दिया जाता है तो ऐसे आदेश की अपील नहीं होगी। बस इतना सा आपको इसमें याद रखना है। इसके बाद आता है सेक्शन 12B आ जाएगा। चलिए सेक्शन 12B 12 भी कहता है सिविल न्यायालय द्वारा व्यादेशों का दिया जाना। सिविल न्यायालयों द्वारा व्यादेशों का दिया जाना। ठीक है, सिविल न्यायालय द्वारा क्या दिया जाना, व्यादेशों का दिया जाना। तो इसमें ऐसा नहीं कि सिविल न्यायालय व्यादेश नहीं दे सकते, सिविल न्यायालय अपनी तरफ से व्यादेश दे सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति व्यादेश मांगने जाता है तो दे सकते हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन लगा दी गई है सिविल न्यायालयों के लिए कि व्यादेश तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक ऐसे व्यादेश या अनुतोष की सूचना उस सरकार या प्राधिकारी को ना दे दी गई हो जिसको व्यादेश जारी किया जाना है। ठीक है, तो ये लिखता है आपको व्यादेश व्यादेश तब तक जारी नहीं किया जाएगा तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक ऐसे व्यादेश की सूचना, कैसे व्यादेश जो जारी किया जाना है, जैसे कई आप व्यादेश मांगने गए तो वो इसकी सूचना देंगे कि फलाना व्यक्ति आपके खिलाफ जो है व्यादेश मांगना चाहता है, तो इसकी सूचना दी जाएगी। ठीक है, तो तब तक ऐसे व्यादेश या अनुतोष की सूचना, व्यादेश या इसमें चलिए पूरा लिख लीजिए, व्यादेश या अनुतोष की सूचना या अनुतोष। अब अनुतोष इसलिए लिखा है कि व्यादेश भी हो सकता है, कोई अन्य अनुतोष भी हो सकता है। तो व्यादेश या अनुतोष की सूचना उस सरकार या प्राधिकारी को, उस सरकार इसलिए लिखा है केंद्र है कि तो केंद्र सरकार के खिलाफ है कि राज्य सरकार के खिलाफ है, किसके खिलाफ है, तो उस सरकार या अधिकारी को जिसके खिलाफ भी व्यादेश मांगा जा रहा है तो उस अधिकारी को, दिख रहा है आपको, अच्छा ठीक है दिख रहा है, अधिकारी को ना दे दी गई हो, ना दे दी गई हो जिसके विरुद्ध व्यादेश जारी किया जाना है, जिसके विरुद्ध व्यादेश जारी किया जाना है। ठीक है, जारी किया जाना है, बस इतना ही याद रखें। तो उस अधिकारी या सरकार है तो सरकार को सूचना देना अनिवार्य है। कुल मिला के ये कह रहा है कि 12 वीक में जो है न्यायालय व्यादेश तो जारी कर सकता है, लेकिन व्यादेश वो तभी जारी करेगा जब उस मामले की सूचना उस अधिकारी या सरकार को दे दी जाए जिसके खिलाफ व्यादेश चाहा गया है ना। व्यादेश तो सर जैसे आप आवश्यक वस्तु, आप व्यापारी हैं, कुछ हैं
अब आपको उससे आपत्ति, आप न्यायालय जाते हैं ब्यादेश, सरकार के किसी आदेश के खिलाफ ब्यादेश मांगना, तो वो सरकार को जो है उसकी सूचना दी जाएगी कि फलाना व्यक्ति, फलानी फर्म, फलानी कंपनी ने जो है आपके खिलाफ जो है ब्यादेश चाहा है, तो इसकी सूचना पहले जो है सरकार या अधिकारी को दी जाएगी, ये कह रहा है। ठीक, तब जाके जो है ब्यादेश, कुल मिला के सूचना देने का मतलब सरकार को सुन लिया जाएगा पहले, ब्यादेश एकदम से नहीं कि गए न्यायालय और न्यायालय ने आपके खिलाफ ब्यादेश दे दिए, आपके हित में ब्यादेश दिए, ऐसा नहीं। वो सूचना देने का मतलब है कि वो सरकार का पक्ष सुनेगी कि सरकार ने ऐसा क्यों, फिर सर ठीक लगता है तो फिर ब्यादेश जारी करेगा। ठीक, ये 13 है आदेशों के बारे में उपधारणा। आदेशों के बारे में उपधारणा, ये आदेशों के बारे में उपधारणा है। वहां भी एक उपधारणा पहले भी पढ़ा है अपन, है ना, वो व्यक्ति के बारे में था जो अपराध वगैरह किया, उसके बारे में था। और ये काय के बारे में उपधारणा है, ये आदेशों के बारे में उपधारणा, जो आदेश वगैरह दिए गए उनके बारे में। हस्ताक्षरित आदेश के बारे में, अगर कोई आदेश हस्ताक्षरित है तो ये कह रहा है हस्ताक्षरित चरित, मतलब सील सिक्के लगे हुए हैं। हस्ताक्षरित आदेश के बारे में, आदेश के बारे में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार उपधारणा की जाएगी। ये याद रखना है, ये आपको याद रखना है कि अगर कोई दस्तावेज हस्ताक्षरित है तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार, क्या की जाएगी, उपधारणा की जाएगी। कुल मिला के ये दस्तावेजों के बारे में उपधारणा है, अगर स्टाम्पित है, हस्ताक्षरित की जाएगी, कि वह सम्यक रूप से हस्ताक्षरित है, कि वह सम्यक रूप से हस्ताक्षरित है। मतलब सीधा है कि अगर आपको कोई नोटिस मिला, मान लो कोई आदेश मिला, नोटिस मतलब आदेश कोई मिला आपको, उस आदेश के बारे में कि भाई सही है कि गलत है, उसको सील सिक्के सब लगे हुए हैं, तो यही माना जाएगा एविडेंस के एक्ट के तहत कि भैया वो सही है। ठीक है, तो यही कह रहा है उसके बारे में उपधारणा की जाएगी कि वह सम्यक रूप से हस्ताक्षर, मतलब जिस अधिकारी के हस्ताक्षर है उसने ही उस पर हस्ताक्षर किए। ये तब जब डाउट वगैरह की बात आती है तब, ठीक है, डॉक्यूमेंटों के बारे में। तो इसमें कोई खास नहीं, बस इतना याद रखना कि उपधारणा दस्तावेजों के बारे में जैसे एविडेंस एक्ट में की जाती है वैसी ही यहाँ की जाएगी। 14 कहता है कतिपय मामलों में सबूत का भार। कतिपय मामलों में सबूत का भार, तो कुछ मामलों में जो है सबूत का भार है, तो सबूत का भार उसी व्यक्ति पर होगा जिसके हित के विरुद्ध कोई बात साबित करनी है। इसमें लिख लीजिए, सबूत का भार उसी व्यक्ति पर होगा, व्यक्ति पर होगा जिसके हित के विरुद्ध कोई बात साबित करनी है। ठीक है, किसी व्यक्ति के हित के विरुद्ध में अगर कोई बात साबित करनी है
तो उसी व्यक्ति पर जो है सबूत का भार होगा, ये आपको याद रखना है। आगे है इसमें, पहले वो अपराधों के बारे में सबूत का भार था, आप निर्दोष हो तो आप सिद्ध करो। ये कह रहा है कि अगर किसी हित के विरुद्ध कोई बात कह रहा है तो वो व्यक्ति सिद्ध करे, वो सेम एक से है ना। अब है सेक्शन 15। सेक्शन 15 कहता है अधिनियम के अधीन की गई कार्रवाइयों के लिए परित्राण, वो सद्भावना पूर्व, परित्राण मतलब गुड फेथ है, वही है। अधिनियम अधिनियम के अधीन की गई कार्रवाइयों के लिए वाहियों के लिए परित्राण, परित्राण शब्द वो बदल दिया, ये गुड फेथ के बारे में ही कह रहा है। जैसा होता है सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाइयों के सिवाय कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ठीक है, इतना लिख लीजिए, सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाइयों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। नहीं की जाएगी। अगर कोई व्यक्ति गुड फेथ में काम करता है इस अधिनियम के तहत, वही गुड फेथ ही है, बस ऊपर हेडिंग शब्द थोड़ा बदल दिया, तो गुड फेथ है ये। इसके बाद है 15A लोक सेवक का अभियोजन। इसमें 15A और है, सेक्शन 15A। ये कह रहा है लोक सेवकों का अभियोजन, लोक सेवकों का अभियोजन। क्या मतलब है लोक सेवकों का अभियोजन? मतलब कई मामलों में होता है ना कि लोक सेवक ने कोई गलत काम किया तो उसके खिलाफ मामला बन गया है, तो लोक सेवकों का अभियोजन की बात आएगी तो लोक सेवकों का अभियोजन जो है यथास्थिति केंद्र या राज्य सरकार की मंजूरी से ही किया जाएगा। अगर केंद्र सरकार का अधिकारी है तो केंद्र सरकार की मंजूरी, और राज्य सरकार का अधिकारी है तो राज्य सरकार की मंजूरी से ही उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा, ये कह रहा है। ठीक है, तो याद रखें, यथास्थिति, यथास्थिति यथास्थिति केंद्र या राज्य सरकार की मंजूरी से ही मामला दर्ज किया जाएगा। ठीक है, कुल मिला के लोक सेवक कह लीजिए, लोक सेवकों के विरुद्ध अगर मुकदमा चलाना है इस अधिनियम के तहत तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार जैसी भी स्थिति हो उनकी अनुमति से ही उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। लास्ट सेक्शन है 16। ये कहता है निरसन और व्यावृत्तियां, निरसन और व्यावृत्तियां। ठीक है, निरसन और व्यावृत्तियां तो कौन सा? आवश्यक वस्तु अध्यादेश 1955 जो है इसके तहत समाप्त। इससे पहले अध्यादेश के रूप में था, सेम हुई है, आवश्यक आवश्यक वस्तु आवश्यक वस्तु अधिनियम की जगह क्या लगा देंगे? अध्यादेश, अध्यादेश सेम वही था 1955। इसको क्या किया गया? समाप्त कर दिया। इस मतलब निरसन लिखा है इसलिए मैंने नहीं लिखा कि समाप्त किया गया। आवश्यक वस्तु अध्यादेश 1955 जो है समाप्त कर दिया गया। अब अधिनियम बन गया है, पहले अध्यादेश के रूप में था तो अधिनियम को जो है
लागू कर दिया गया, और अध्यादेश जो है, जब अधिनियम आता है तो अध्यादेश अपने आप खत्म हो जाता है, तो अध्यादेश को जो है समाप्त कर दिया गया। अधिनियम बनाने के बाद अध्यादेश को जो है समाप्त कर दिया गया। कल पढ़ेंगे अपन जो है अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958। ठीक है, अपराधी परिवीक्षा पढ़ेंगे, उसके बाद फिर जो है आपका एक विस्फोटक बचा हुआ है, विस्फोटक पढ़ेंगे, फिर लास्ट में पढ़ेंगे आपका खाद्य सुरक्षा। ठीक है, उसको आराम से पढ़ते रहेंगे। तो ये वाला पहले कल कौन सा पढ़ेंगे, आज ये आपका परिवीक्षा, परिवीक्षा अधिनियम पर वाला जो है अधिनियम, वो जो है कल पढ़ेंगे। बस आज के लिए इतना ही। ठीक, चलिए।